नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों आज से अब डेली बेस पे आप सभी लोग का एडुटेरिया का जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का सेट आया था, जो बुक निकाला गया था, अब आप सभी लोग का डेली बेस पे आएगा सेट। तो आप सभी लोग परेशान न होइएगा। सभी लोग का कमेंट आ रहा है कि सर बीपीएससी का जो एडुटेरिया का सेट आया था उसको स्टार्ट कीजिए। इस वाले बुक में देखा जाए तो आपका टोटल आपका 16 सेट दिया गया है। आज का सेट नंबर आपका 5 है। इसके पहले का 4 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है एडुटेरिया का बीपीएससी का, ठीक है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। और हाँ, अगर आप सभी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का जो वीडियो आएगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए बिहार दरोगा के लिए भी आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बिहार दरोगा में आपका प्रीवियस ईयर का ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार दरोगा का भी अच्छे से सेट लगाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके डिटेल पढ़ा कीजिए, क्योंकि डिटेल से आपको बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज मिल जाता है। तो चलिए आज का पहला वीडियो यानी पहला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज दूत था किसका। मेगास्थनीज जो दूत था वो सेल्यूकस का था। ऑप्शन आपका यहाँ पे दूसरे का ए उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था तथा यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक में इंडिका पुस्तक है, जिसमें मौर्य काल के समाज एवं संस्कृति का विवरण प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। कौन से विषय पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे तीसरे का बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक जो है वो किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो याद रखिएगा बौद्ध का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे चौथे का डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। अशोक के धम्म का मूल संदेश पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसमें से आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग किया था, जिसका तात्पर्य जिसका तात्पर्य प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रस्तुत किया गया था। आचार संहिता यानी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था, आचार संहिता से है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दिया था वो आपका देखा जाए तो राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है या फिर किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में हो जाएगा। डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल काल जो था ये किसके लिए प्रसिद्ध था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको डिटेल अच्छा खासा मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वारा क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं। तो वो देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपुर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गोपुर। अब यहाँ पे हम भारतीय इतिहास यानी मध्यकालीन देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है। विजयनगर जो साम्राज्य है इसका जो अवशेष है ये देखा जाए तो आपका हम्पी कर्नाटक से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। चलिए बताइए, मुस्लिम पूछा गया है तो आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बलबन। क्या हो जाएगा, बलबन आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कागज का उपयोग यानी कागज का जो प्रयोग हुआ था ये कब से प्रारंभ होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। यूरोपीय चित्रकारी, देखिए चित्रकारी से संबंधित है तो आप सभी लोग याद रखिएगा यूरोपीय चित्रकारी। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देशीय रियासत की अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिलाया था? तो 15 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर। याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने ग्वालियर रियासत को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। अच्छा, यहाँ पर नहीं मिलाया था ना, सही है, यहाँ पर ग्वालियर हो जाए, बाकी आपका सिंध, अवध, सतारा जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य पूछा गया है। तो 16 का उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानूनों को निरस्त करने हेतु नमक सत्याग्रह कब लाया गया था? तो 1930 में लाया गया था। ठीक है, यह सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक कदम था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना एवं उन लोगों पर, जिसे देखा जाए तो जो नमक वगैरह था उन पर भी कर लिया जा रहा था, इसी की वजह से नमक कानून को तोड़ना था। इसी वजह से यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे ये कानून चलाया गया था 1930 में। अगला प्रश्न है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा 1921 का मोपला विद्रोह पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। कहाँ पर? केरल में। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन, तो सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हो जाएगा। 18 का यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद ने, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 19 का देखा जाए तो आपका लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। याद रखिएगा कि मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को स्थापित किया गया था। 1909 में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो इस गतिविधियों के कारण राजेंद्र प्रसाद ने इसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? बम्बई प्रेसिडेंसी, तो सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना देखा है तो आपका 1885 में हुआ था और इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, और देखा जाए तो फिरोज शाह मेहता हो जाएगा, तैयब जी हो जाएगा, इसमें फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और केटी तेलंग भी इसमें दिया गया है। तो 3 लोग हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा आपका लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। 21 का ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? कर्नल वाइली, तो उधम सिंह तो होगा नहीं, तो यहाँ पे भगत सिंह भी नहीं होगा, तो आपका मदन लाल ढींगरा हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? बताइए। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा किस में गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, सभी को पता होना चाहिए आपका। यहाँ पे तो ऑप्शन ई हो जाएगा, दूसरे में ही भाग लिया था एक, और यहाँ पे करीबन यानी प्रथम तृतीय मान के चलिए इसमें भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और द्वितीय में भाग लिया था, तो आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अगला है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये बेलगांव अधिवेशन के द्वारा किया गया था, 1924 में किया गया था। तो 25 का उत्तर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? याद रखिएगा पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिक्स, अलेक्जेंडर भी हो जाएगा, लेकिन वेवेल आपका जो यहाँ पे 26 का देखा जाए तो एक सेकेंड 26 का आपका यहाँ पे 26 है ना, हाँ तो 26 का वी ही होगा। वेवेल इसमें आपका नहीं हो जाएगा, बाकी आपका पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिक्स, एबी अलेक्जेंडर हो जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पैम्पलेट जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था, याद रखिएगा, रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन आपका 27 का सी उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार दरोगा वालों, आप सब लोग इसको जरूर लगाइएगा, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिवीजन मिलेगा बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करके एग्जाम में आ सकता है। तो अगर लगाए होंगे तो आप अच्छा खासा सही कर पाएंगे एग्जाम में, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा।
सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बैटिंग। भूलिएगा नहीं, विलियम बैटिंग हो जाएगा। अगला है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि जो हस्तांतरण अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1900 में, याद रखिएगा 1900 में। अगला है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना जो है ये किया गया था सरदार पटेल के अध्यक्षता में। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कौन साझा नहीं करता है, तो पूर्णिया हो जाएगा। बाकी आपका मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज ये आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। अब इसको समझिएगा, बिहार के दो प्रमुख स्थल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। वर्ष 2002 में महाबोधि मंदिर और इसके बाद आपका बोध गया को 2016 में ये किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये आपका गठन देखा जाए तो 1929 में हुआ था। याद एक सेकंड, 1929 सही है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? बिहार एक अलग राज्य बना था तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 35 का सही आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि भूमि को यानी बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में पूछा गया है। दूसरे राज्यों की तुलना में देखा जाए तो आपका न्यूनतम में द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति जो आय न्यूनतम ये पूछा गया है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बिहार हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग पूछा गया है। तो 37 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, न्यूनतम। भूलिएगा नहीं, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई पूछा गया है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2016 से 17 के अनुसार बिहार राज्य में सड़क जो घनत्व है 201.5 थी, जो राष्ट्रीय आंकड़ा 371.9 से काफ़ी कम है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनपुन। पुनपुन आपका हो जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? ये किससे की जा सकती है? तो ये किया जाता है CWG। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? अधिकांशतः पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला पूछा गया है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्णिया। याद रखिएगा, पूर्णिया आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी जो नहर है वो कौन से नदी पर निर्मित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक। याद रखिएगा, गंडक आपका उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी, पावापुरी। याद रखिएगा, पावापुरी ये 24वें तीर्थंकर थे, भूलिएगा नहीं। अगला है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर जो पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका चूना पत्थर के लिए। याद रखिएगा, चूना पत्थर के लिए बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जो कि इसका नाम पूछा गया है, जिसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, हुंकार था। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना देखा है 48 का, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। ऑप्शन आपका 48 का सी सही आंसर हो जाएगा। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था?
किसान सभा का जो गठन है ये किया गया था, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। याद रखिएगा कि 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह तथा शाह मोहम्मद जुबैर के प्रयास से मुंगेर किसान सभा का गठन किया गया था। तो आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, आपका यहाँ पे श्री कृष्ण तथा मोहम्मद शाह जुबैर हो जाएगा। तो आपका ये बी और सी हो जाएगा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव देखा जाए तो आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। बिहार से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसमें इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय संविधान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। याद रखिएगा बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। ये क्या कहता है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिएगा वर्ष 1924 से 1948 तक पटना स्थित गांधी मैदान का नाम पटना लॉन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह मैदान आंदोलनकारियों का प्रमुख केंद्र बन रहा था। गांधी जी ने निधन के बाद उनके सम्मान में वर्ष 1948 में उनका नाम बदल करके गांधी मैदान रखा गया था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो सभी को पता है बंगाल विभाजन का जो घोषणा है ये आपका 1905 में किया गया था, लेकिन डेट याद होना चाहिए 19 जुलाई 1905। ये आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। याद रखिएगा अशोक मेहता समिति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र नहीं आता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। याद रखिएगा 56 का आंसर आपका डी हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज जो प्रणाली है ये आपका राज्य सूची से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस राज्य या फिर किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। 2 और 3 उत्तराखंड हो जाएगा और आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। धन विधेयक पेश किया जा सकता है? धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो याद रखिएगा 59 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा केवल लोकसभा में। याद रखिएगा जो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सभी को पता है इनकी नियुक्ति देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो देखा जाए तो आपका उपराष्ट्रपति ही होता है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो याद रखिएगा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, ऑप्शन आपका 63 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 25 वर्ष दिया गया है, जो कि संसद में 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो देखा जाए तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है, तो देखिए न्यूनतम में बहुत सही आंसर बताया गया है 25। अगर राज्यसभा का पूछा जाए तो 30, अगर राष्ट्रपति का पूछा जाए तो 35। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? बताइए। यहाँ पे सर्वोच्च 165 है ना, तो 65 का उत्तर बताइए क्या होगा? तो 65 का ही उत्तर आपका यहाँ पे 65 वर्ष हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, सी उत्तर हो जाएगा। अगला केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो 66 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे भारत का भूगोल देखेंगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है?
तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है तो भूलिएगा नहीं, आपका अपना बिहार, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में कपास और औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? इनमें से पूछा गया है कौन सा मिट्टी है जो नदियों द्वारा निर्मित है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 70 का सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। याद रखिएगा मार्च 2020 के आंकड़े के अनुसार देश में कुल विद्युत उत्पादन का 12.3% भाग जल विद्युत के द्वारा उत्पादित होता है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921। अब बताइए कि 1921 में कौन सा स्थापना किया गया था? तो बता सकते हैं आप सभी लोग। अगला 1921 में खोज किया गया था किसी, उसका हड़प्पा संबंधित है, भूलिएगा नहीं। बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपका 73 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, कोयम्बटूर में। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? रबर के उत्पादन में अग्रणी है तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, केरल। याद रखिएगा, केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, यह आपका जोड़ता है ऑप्शन सी, हल्दिया को इलाहाबाद से। याद रखिएगा, हल्दिया को इलाहाबाद से। अगला कि राजस्थान राज्य का खैत्री बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखा जाए तो आपका तांबा खनन से हो जाएगा, आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे विश्व का भूगोल देखेंगे। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो विश्व की जनसंख्या देखा जाए तो 77 का आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ये पाया जाता है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये देखा जाए तो आपका 79 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब समझिएगा कि रस्ट बाउल अमेरिकी का लौह उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत ग्रेट लैक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूनस आयर्स। डी आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम पूछा गया है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग पूछा गया है। तो 83 का सही आंसर आपका 42% हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उत्तम है? इक्विटी प्रवाह उत्तम है, तो याद रखिएगा आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार पूछा गया है, तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम। याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर से कम। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में अर्थ शोधक, याद रखिएगा, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो ये आपका लागू हुआ है 2005, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शब्द संक्षेप यानी ट्रिम्स से क्या बनता है? ट्रिम्स देखा जाए तो ये आपका बनता है क्या? याद रखिएगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय हो जाएगा। 88 का सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? नीति आयोग जो है ये आपका 1 जनवरी 2015 में आया था, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 बदल करके किस वर्ष को बनाया है? तो ये बनाया है आपका 11-12, याद रखिए 2011-12।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सक्षमता उपागम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, कहता है गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पर है। गुल्लक बच्चा बैंक जो है ये आपका देखा जाए तो कहाँ पर है, ये आपका पटना यानी बिहार में, आप इसको आंसर कर सकते हैं। अगला है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रोमीन होती है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, लाल द्रव्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस पूछा गया है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैस है उसका नाम है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका जस्ते की, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट पूछा गया है, बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फोनेट हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, पसीना मुख्यतः पानी होता है, किंतु इसमें खनिज अम्ल, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। अगला कि नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट होता है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, न्यूक्लियस। याद रखिएगा, न्यूक्लियस आपका सही आंसर हो जाएगा। एक कठोर के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 102 का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु पूछा गया है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु देखा जाए तो आपका प्लेटिनम हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखिएगा कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण होता है जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, कहता है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है, तो यह है जिप्सम है। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो उसको क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, एल्किन कहलाता है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम पूछा गया है। सिरके का रासायनिक नाम देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल पूछा गया है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल देखा जाए तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस होती है ये आपका पूछा गया है। तो गैस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। चयापचय याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा, बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पेनिसिलिन हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। इनमें से पूछा गया है कौन आपका मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, चावल। मक्का वगैरह भी हो सकता है, लेकिन इसमें चावल का ज़्यादा परसेंटेज दिया होगा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी दीप हो जाएगा। याद रखिएगा, दीव हो जाएगा। अगला है कि महमूद अबू जिद ने 2018 यूनेस्को गिल्मो
कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता है वह फिल्म वो किस देश के हैं? तो ये आपका करंट अफेयर ओल्ड है, तो आप सभी लोग बोलेंगे अगले सेट से, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, स्किप कर जाऊंगा। लेकिन बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर पुराना करंट अफेयर भी बता दिया कीजिए, तो चलिए मिस लगे इसको भी बता दूंगा, ताकि आप सभी लोग का पुराना भी इस तरीके से रिविजन हो जाएगा। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, मलेशिया। मलेशिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा। अभी ये देखिए एडुटेरिया का करंट अफेयर अपलोड किया जा रहा है, तो उसको भी देखिए और उससे आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 117 नंबर। कहता है गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यटन मंत्रालय। याद रखिएगा पर्यटन मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियोब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो ये किया गया है आपका मुंबई के द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI में भारत का रैंक पूछा गया है। भारत का रैंक देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 138वीं। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है किस संस्थान को पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संगठन श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो ए हो जाएगा, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर है? तो सही आंसर आपका देखा जाए तो बताइए क्या होगा। ओल्ड करंट अफेयर है तो इसके हिसाब से आपका उत्तर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो याद रखिएगा उत्तर आपका डी हो जाएगा, सूरत। सिडनी में 2018 ISAF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनीस मानववाला हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि कामरूप में गांवों को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, डी उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या पूछा गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला कि किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका GSLV F08 हो जाएगा। अगला 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? तो इसका वन दिवस का विषय देखा जाए तो आपका वन और स्थायी शहर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये कौन चुने गए हैं? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अब्देह फत्ताह अल सीमो हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। 2017 के लिए प्रतिष्ठित के सी डैनियल पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं? तो ये कौन चुने गए हैं? तो श्री कुमारन थम्पी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय सेलुलर एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, दूसरा। क्या हो जाएगा? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू किया है? रूपश्री योजना, तो ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ये ओल्ड करंट अफेयर है तो याद रखिएगा। नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, याद रखिएगा, 1 करोड़ उस टाइम का करंट अफेयर है। अगला एक ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था आपका सुरेश प्रभु के द्वारा। अगला है कि पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल
रासायनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत यूके संयुक्त टीम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129, दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और USCEP के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिया है। SACEP क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRE का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय भूलिएगा नहीं, आपका देहरादून हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न ये क्या कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन था? तो उस टाइम का है, तो आप सभी लोग इसको छोड़िए, आप करंट का बताइएगा कमेंट करके कि इस टाइम कौन है। तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, इसमें दिया गया है आपका उर्जित पटेल। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग का यहाँ पर सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। इसमें आपका 10 क्वेश्चन मैथ का है, तो आप PDF के थ्रू लगा सकते हैं, उसमें आपको डिटेल दिया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोग को आगे का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।